हेलो एवरीबॉडी, केटीजी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी बात हुई थी स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन पर पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन है। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर की वैल्यू किसी को याद है? 25/3 जूल पर मोल केल्विन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मीटर नहीं है, मोल लिखना पड़ेगा, पर मोल केल्विन। ठीक है जी, कोई घबराने की बात तो नहीं। MOLE लिख दें क्या? ले, ठीक है। तो भाई साहब सब क्लियर है इसमें तो बात। अब ये जो स्मॉल n है ये क्या है? मास अपॉन मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट है ना। इसमें तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। जैसे P इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये तो हो गया मास, टोटल मास ऑफ गैस n की जगह, और नीचे मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M लिख दे रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? कैपिटल M से। और ये वॉल्यूम को अगर नीचे भेज दें तो ये बन जाएगा R इंटू टी। अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो P इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? रो RT बाई M, वेयर व्हाट इज रो? डेंसिटी, और M इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो एक रिलेशन हमारे पास ये भी आ जाता है, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू रो RT बाई M जैसे एक रिलेशन आ गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कि अर्थ का एटमॉस्फेयर कितनी ऊंचाई तक है? अंदाजे से 21 किलोमीटर। तो एटमॉस्फेयर जैसे 21 किलोमीटर तो ठीक है, मतलब ज़्यादा है काफ़ी वैसे, है ना। 8 से 18 किलोमीटर तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपो सबसे नीचे वाला कौन सा है? 8 से 18, मतलब पोलर पे जो है वो 8 किलोमीटर तक जाता है, 18 तक, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। खैर वो सब चीज़ें अपन को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल एक इम्पोर्टेंट बात कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? हाँ जी, कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होता जाता है? हाइट पे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो सांस लेने में सुना होगा आपने दिक्कत आती है, दाल मुश्किल से गलती है। पहाड़ों पर दाल मुश्किल से क्यों गलती है? प्रेशर कम रहता है। तो क्या होता है? तो प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाएगा। तो अब जब आप दाल को पानी में डाल के उबालोगे तो वो कम टेम्परेचर तक ही बॉईल करेगा, और कम टेम्परेचर पर दाल गलेगी नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर कुकर यूज़ करना पड़ेगा भाई साहब, और क्या है ना। और अगर ज़्यादा ही प्रेशर बढ़ाना है तो सीटी पर बैठ जाओ, मोर इजी। नमक डाल नहीं बता रहे हैं, है ना। और फिर नमक, दाल में नमक ही नमक हो गया, मतलब कहने लगे कुछ नहीं, जब पक जाएगी तो दाल नमक बाहर निकाल लेंगे, और क्या, ज़्यादा ही आसान है। ये बता रहे घी डाल दो भाई साहब, इनके पास घी की समय कमी नहीं है, उनके पास नमक की कमी नहीं है। काम। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते जाओगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होता जाता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि मैं एक छोटी सी बात करूंगा आपसे। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ बात करनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? हाइट के साथ वेरिएबल होगा। तो मैं कुछ एजम्पशंस के साथ आपको एक प्रॉब्लम से क्रिएट कर रहा हूँ कि लेट मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, जो कि बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, उसको मैंने कह दिया कि आप उसको m ले लो, और इसकी वैल्यू मैंने कहा चलो मान लो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट दी एटमॉस्फेयर, जहाँ तक भी एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसमें कोई इशू तो नहीं। तो मॉलिक्यूलर वेट को हमने क्या कर लिया? कांस्टेंट ले लिया। एक और एजम्पशन ले लेना कि जो कैपिटल T है दैट इज टेम्परेचर। हालांकि आपको मैं बता दूं कि डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर में टेम्परेचर वेरिएबल होता है ना। तो जैसे अर्थ है, तो अर्थ के बाहर जैसे आप जाओगे तो पहले डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, एंड द फॉर्मेट इज दीदी। तो आपको याद रहेगा, ठीक है। दीदी समझते हैं? हाँ, थप्पड़ अप्पड़ खाए दीदी से कि नहीं? मैं बहुत खाया, मैं तो अभी तक खाता रहता हूँ अपनी दीदी से थप्पड़। बात करते करते कभी उनको कुछ गड़बड़ लगा, उन्होंने एक थप्पड़ बहुत ज़ोर से मार दिया।
ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अच्छा लगता है लेकिन, है ना। ठीक है, तो T इज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज वी आर टेकिंग कांस्टेंट। हालांकि ये वेरिएबल होता है, लेकिन हम इस मॉडल को थोड़ा सिंपलर कर रहे हैं, और मैंने क्या किया कि टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, कांस्टेंट। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे आप अर्थ से, जैसे ये अर्थ हमने ले ली, और अगर आप अर्थ से ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर का क्या होगा, वेरिएशन होना ही है भाई। डेंसिटी तो कम होगी, प्रेशर तो बदलेगा ही बदलेगा। तो मुझे, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि भैया यहाँ पर प्रेशर अर्थ सरफेस पर अगर P0 मान लिया जाए, तो अभी अगर आप मान लो अर्थ से y ऊंचाई पर या h ऊंचाई पर जाते हो कहीं पर, तो यहाँ पर हमें प्रेशर की वैल्यू लिखनी है कि प्रेशर क्या होगा एट हाइट y। तो अब हम इसको कैसे इनिशिएट करें, है जी। अब अगर ये क्लोज्ड कंटेनर होता तो PV इज इक्वल टू NRT आप लगाते और वॉल्यूम से आप कंटेनर का वॉल्यूम लिखते, काम बन जाता आपका। लेकिन अब यहाँ तो PV इज इक्वल टू NRT फॉर्मेट पर इक्वेशन लगाएंगे तो काम नहीं बनने वाला है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि आपके पास एक रिलेशन डेंसिटी के टर्म में क्या था, रो R इंटू टी अपॉन एम। ये वाला रिलेशन यूज़ करना हमारे लिए थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये मामला डेंसिटी में चल रहा है, और डेंसिटी थोड़ी वेरिएबल तो होगी यार, है ना। अच्छा, अब थोड़ा इसको मैं ये इस प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, और प्रेशर क्या है, वेरिएबल। अब कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें? तो अभी देखो एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि जैसे मान लो आप ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पर आपने कोई एक एयर कॉलम ले लिया, ऐसे एयर कॉलम, अर्थ सरफेस से एक पतला सा एयर कॉलम ऊपर ले लिया आपने, सीधा जा रहा वर्टिकल, सिलेंड्रिकल एयर कॉलम। इसमें कोई इशू तो नहीं, ये जितना बड़ा एयर कॉलम मैं दिखा रहा हूँ उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा सा एयर कॉलम होगा, लेकिन चूंकि अर्थ ही इतनी छोटी है बेचारी अभी डायग्राम में कि एयर कॉलम काफ़ी मोटा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अभी मैंने कहा चलो मैं एयर कॉलम की बात करूँगा। ये एयर कॉलम है, ये मेरा अर्थ सरफेस है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अर्थ सरफेस पर प्रेशर कितना लिया आपने, P0। और मैंने कहा अगर आप मान लो y ऊपर गए इस कॉलम में, तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने dy। अब यहाँ प्रेशर है मान लो P, तो यहाँ पर प्रेशर कितना ले लेंगे, P प्लस dP, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या है कि अगर ये मान लो एक छोटा सा सिलेंड्रिकल एयर की डिस्क एज्यूम करो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A ले लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लिया, कैपिटल A के बराबर। तो ऊपर प्रेशर आपने कितना लिया, और नीचे प्रेशर इस एयर कॉलम के कितना लिया, तो इसका मतलब अब इस एयर के ऊपर जो प्रेशर है उसकी वजह से इस पर नीचे को फोर्स आएगा, और ये जो प्रेशर है इससे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा, है ना। अच्छा बताओ, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी है, और प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको 9th 10th क्लास में फोर्स पर यूनिट एरिया ना बोल के वो लोग बोलते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना। तो इसका मतलब प्रेशर है तो फोर्स यार, एक तरह से यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स ही तो हुआ, तो फिर ये वेक्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो फिर ये वेक्टर क्यों नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो, अभी मैंने अपना पाम है, ये मेरा हाथ है, ऐसे पाम समझते हैं ना आप, हथेली, इसको मैंने कहा कि भाई इसको मैंने ऐसे रख दिया, तो अभी मेरे हाथ पर एटमॉस्फेयर की वजह से फोर्स आ रहा होगा, वो फोर्स कितना फोर्स होगा, तो आप कहोगे इस हाथ के ऊपर इसी शेप का ऐसे दीवारें खड़ी करो इन्फिनिटी तक का मतलब जहां तक एटमॉस्फेयर है, तो जितनी गैसेस इसके अंदर आएंगी उनका टोटल वेट मेरे जो हाथ पर आएगा वो फोर्स के बराबर होगा। अरे समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो मैंने कहा इस हाथ के कॉलम इसके ऊपर ऐसे दीवारें खड़ी कर दे पतली पतली, और जितनी गैस ट्रैप्ड होगी इस पूरे कॉलम में अप टू एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंत तक जाओ, और जितनी भी गैस उसके अंदर भरेगी उसका जो वेट मेरे हाथ पर आएगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर। अब ये प्रेशर जो आ रहा है वो उस वेट के बराबर है, आ कैसे रहा?
अच्छा चलो मैंने कहा, अच्छा अभी मेरे पास एटमॉस्फेयर की वजह से जो फोर्स लगेगा हाथ पर, पाम पर, वो ऐसे लगेगा, और अगर मैं हाथ को ऐसे कर दूं तो इस पाम पर अब कोई फोर्स लगेगा क्या? न लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी भी लगेगा, और उतना ही फोर्स लगेगा अभी भी। ऐसे में ऐसे कर दूं तब अभी भी उतना ही फोर्स लगेगा, ऐसे में लगेगा। अब ऐसे कर दूं तब अब ऐसे में लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फोर्स है ये बेसिकली हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है। अरे मेरा हाथ बैलेंस कैसे है? मेरे हाथ के ऊपर कितना, अगर मैं अपने हाथ, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी को पता है कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैंने कहा मैं 1 मीटर स्क्वायर अपनी पूरी बॉडी का एरिया ले लूं तो मेरे ऊपर फोर्स अगर मैं देखूं तो कितना आएगा? आप कहोगे 10⁵ न्यूटन के आसपास। 10⁵ न्यूटन का मतलब 100 इतने किलोग्राम फोर्स के बराबर, 10,000 किलोग्राम फोर्स के बराबर। 50 किलो उठाने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है, और 10,000 किलोग्राम फोर्स मेरे पास, मेरी बॉडी पर वैसे ही आ रहा है, तो कैसे आ रहा है ये मामला? अगर मैं अपना हाथ ऐसे कर दूं तो मेरे हाथ के ऊपर कितना वजन है? 10,000 किलो। मजाक चल रही है? 10,000 किलो, और पूरा जमीन में धंस जाऊंगा मैं एकदम। 10,000 किलो कोई मेरे ऊपर रख देगा। अरे 10,000 नहीं, 5,000 कर लो यार, 1,000 कर लो, चलो 1,000 किलो। 1,000 किलो मेरे ऊपर मान लो हाथ के ऊपर आ रहा है, 1,000 किलो बैलेंस कर लेगा मामला। तो 1,000 किलोग्राम फोर्स नीचे से भी उतना लग रहा है, तो हाथ तो हवा में रुका हुआ है, लेकिन पिचक का ही नहीं रहा। अरे किसी को दबाओ हाथ को, किसी को ऐसे दोनों तरफ से, तो पिचक नहीं जाएगा। तो क्या मैं पिचका हुआ हूं? ऑलरेडी पिचका हुआ हूं, और मुझे पता ही नहीं है कि मैं पिचका हुआ हूं। मैंने तो अगर पिचका हुआ हूं मैं? नहीं, आप पिचके हुए। तो भाई पिचके हुए क्यों नहीं है हम लोग? अंदर आपकी बॉडी की ब्लड है, अरे है, कुछ फ्लूइड्स हैं, वो बहुत हाई प्रेशर पर हैं भाई साहब। हल्का सा प्रिक करो आप तो बाहर आ जाता है, लेकिन वो बाहर तो आ जाता है, वो तो ठीक है। अंदर का प्रेशर नियरली इक्वल टू किसके है? बाहर के प्रेशर के बराबर है। अच्छा आपने सुना होगा कि लोग कई बार पहाड़ों पर जाते हैं तो नाक से खून निकलने लगता है, वहाँ पर वेसल्स काफ़ी एक्सपोज्ड होती हैं एक्चुअली। तो क्या होता है कि वो आउटर प्रेशर गायब हो गया, अंदर का प्रेशर मेंटेन्ड है। वो क्या कर, निकलो बाहर, बाहर का प्रेशर आपने हटा दिया, बाहर आ जाएगा। थोड़े और ऊपर गए तो फिर ऊपर ही चले गए सीधे, है ना, खतरा हो जाता है। तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर है, लेकिन इस प्रेशर की वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। और एरिया के परपेंडिकुलर होता है तो क्या उसकी डायरेक्शन बताना ज़रूरी है? क्या उसकी डायरेक्शन आपको चाहिए? आप कहोगे कतई नहीं चाहिए भाई साहब, है ना। तो अभी अगर प्रेशर को स्पेसिफाई करना हो, बताना हो कि किसी जगह पर कितना प्रेशर है, तो डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं। जो भी सरफेस आप रखोगे उसके परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा, अगर वो एरिया 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना। अभी हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है? F/A। अरे होता है कि नहीं? फोर्स, फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। और ये फोर्स की वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो P इंटू ए से बता दोगे। तो अभी मैंने यहां पर एक एयर का छोटा सा नन्ना सा डिस्क नुमा एलिमेंट लिया है, डिस्क के आकार का एलिमेंट है। तो मैंने कहा इस एलिमेंट के ऊपर अगर लगने वाले समस्त एवरी फोर्सेस को अगर एनालाइज करें, कहाँ चलेगा इतनी जल्दी, ये जाते बहुत जल्दी हैं, है ना। अब ध्यान से देखना, अभी मैंने कहा ये डिस्क एलिमेंट को देख रहा हूं मैं बहुत ध्यान से। तो मैंने कहा भैया देखो यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा P प्लस dP इंटू एरिया के बराबर डाउनवर्ड, और नीचे से फोर्स कितना लग रहा होगा? P इंटू एरिया के बराबर, अरे लग रहा होगा। अब क्या होगा कि इस डिस्क का अपना कुछ वेट भी तो होगा, अरे होगा कि नहीं होगा यार। तो आप कहोगे इसका वेट लिखने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा नीचे की तरफ mg। व्हाट इज m हेयर? क्या बात है। तो आपने कहा यार देखो इसकी थिकनेस, मास ऑफ दिस डिस्क। तो अभी हमने कहा यार देखो इसकी जो थिकनेस थी या मोटाई थी या ऊंचाई थी वो dy है, डिस्क की हाइट, एक सिलेंडर का टुकड़ा है ये। तो अभी आप इसका अगर मास लिखोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से लिख सकते हो, और वॉल्यूम को क्या लिखोगे? एरिया इंटू हाइट, दैट इज dy। ये वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास आ गया, इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो अब आपको दिख रहा है कि देखो एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक और नीचे लग रहा है, और एक फोर्स ऊपर लग रहा है।
तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर है डिस्क, तो नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स और ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अभी ऊपर की तरफ तो एक ही फोर्स है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? P इंटू ए के बराबर, और नीचे की तरफ एक फोर्स ये है, इसकी वैल्यू क्या है? P प्लस डी पी इंटू एरिया प्लस mg की वैल्यू आपने लिखी रो ए जी इंटू डी वाई। इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या कैंसिल हो रहा है? एरिया कैंसिल हो जा रहा है क्या? एरिया बता रहे हैं हट जाएगा पूरे में से, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो P इज इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास? P प्लस डी पी प्लस रो जी डी वाई, ठीक है। तो अभी P भी हट गया, तो dP की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस रो जी डी वाई, माइनस में आ गई, है ना। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, यहां पर डेंसिटी हमने देखी रखी थी, पहले ही निकाल सकते हो। डेंसिटी की वैल्यू क्या रखोगे? PM बाई आर टी, क्या बात है। तो डेंसिटी को आपने रिप्लेस कर दिया, यहां से रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा P, माइनस तो पहले से ही है, ये P मुझे P जैसा नहीं लग रहा है, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। PM बाई आर टी जी इंटू डी वाई, यहां तक ठीक है? अरे ठीक है। तो अभी इस P को अगर नीचे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? DP अपॉन P, अरे ना बनेगा। तो अभी अगर आपने इसको थोड़ा एडजस्ट किया तो आपकी इक्वेशन आने वाली है DP अपॉन P इज इक्वल टू mg बाई आर इंटू टी इंटू डी वाई, और माइनस था यहाँ पर, वो छोड़ रहा था, मैं छूटने नहीं दूंगा। अच्छा बताओ, जब y की वैल्यू हाइट 0 है तो प्रेशर कितना लिए थे अपन? P0, और जब हमने कहा y की वैल्यू मान लो y है तो प्रेशर मैंने कितना ले लिया? P। अब 1 अपॉन P का इंटीग्रेशन ln P, तो आप इसको लिखोगे ln P माइनस ln P0, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू mg अपॉन आर टी कॉन्स्टेंट, ये हमने पहले ले रखा था, देखो हमने m और t को कांस्टेंट ले रखा था। अरे शुरू में ये बात हुई थी ना अपनी कि मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, टेम्परेचर थ्रू आउट एटमॉस्फेयर में सेम रहेगा। अगर उसने मुझे टेम्परेचर का कोई फंक्शन दिया होता तो मैं कहता मैं यहाँ रख के इंटीग्रेट कर दूंगा, भाई साहब कौन सी बड़ी बात है ना। तो उसने नहीं दिया तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब ये बन गया y के बराबर, तो अभी इसको जरा सिंप्लीफाई करें आगे, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस ln P बाई P0 इज इक्वल टू mg y बाई आर टी। तो अभी इसको अगर आप इधर भेज दो माइनस को, यहाँ अभी नहीं, अभी भेजोगे तो ln P बाई P0 इज इक्वल टू आ गया माइनस mg y बाई आर टी। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P0 e टू दी पावर माइनस mg y बाई आर टी। समझ गए? तो ये प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है? एक्सपोनेंशियल डीके कर रहा है, डीके, एक्सपोनेंशियल डीके कर रहा है। अब इस पर वो अगर मान लो आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछ ले, ग्राफ व्राफ दे दे और बोले कि प्रेशर का वेरिएशन दिखाओ, तो आपने कहा देखो शुरू में प्रेशर कितना था? P0 था, यहाँ पर आपने प्रेशर दिखा दिया और यहाँ पर आपने क्या दिखा दिया? y दिखा दिया, हाइट दिखा दी। तो प्रेशर का क्या होगा? अबे हटो, नहीं हटेगा, ये हटेगा यहाँ से। ये आपने दिखा दिया y और ये आपने दिखा दिया P, और जब y की वैल्यू 0 तो प्रेशर क्या होगा? P0। अब ग्राफ कैसा बनाए? हाँ, तो ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रेशर कुछ इस तरह से वेरी करेगा। क्लियर रहेगी ये बात? तो अगर वो 4 ग्राफ दे देगा आप तो पहचान लोगे, तो प्रेशर एक्सपोनेंशियल डीके करने वाला है। तो आपका मेन फोकस इधर थोड़ा ध्यान से रखना कि इस तरह के ग्राफ में 4 ग्राफ देके वो कोई एक ग्राफ सही करवाएगा आपसे, तो आपको थोड़ा याद रखना कि ये एक्सपोनेंशियल डीके होगा ना। अबे गरीब आदमी, एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ नहीं आता है? शुरू में जल्दी जल्दी घटता है, बाद में धीरे धीरे घटता है। तो जल्दी जल्दी घटता है, पहले स्लोप ज़्यादा है, बाद में स्लोप कम है, ठीक है। e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ नहीं आता, फिर समझ गया बात को? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया, आगे बढ़ाएं, ये इसको छोटा करें।